Hello students, welcome to another revision lecture. This is Professor Amit Mishra here. Right now, what we are supposed to do today is a chapter from part A. ठीक है, एक चैप्टर है जो पार्ट ए का है. अगर मैं एबीसी एनालिसिस करूं तो ये बी कैटेगरी में आता है और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. 4, 5, कभी उनका मूड स्विंग हो तो 9 मार्क्स 8 मार्क्स तक का पूछ लेते हैं. ठीक है, अच्छा, चैप्टर का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. हाँ जी, ठीक है. अच्छा, वापस से चैप्टर का नाम लिखना चाहूंगा. बहुत ही इजी चैप्टर है, मेरे साथ बने रहना पूरे वीडियो में, आपको आराम से समझ जाएगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है क्या. ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. पहले मैं चैप्टर का पूरा बेस बना दूंगा. एक बार आपको बेस समझ जाएगा तो फिर हम लोग इजीली मूव इन हो जाएंगे पूरे चैप्टर के अंदर. इजीली डाइव कर लेंगे चैप्टर के अंदर और चैप्टर हम लोग इजीली समझ जाएंगे. ठीक है, अच्छा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है? इतना समझना कि इंडिया में कोई लोग है, इंडिया में कुछ लोग है, फ्यू पीपल इन इंडिया. ठीक है, इंडियन पार्ट लिख देता हूं. क्या लिख देता हूं? इंडियन पार्ट. ठीक है, they are receiving what? They are receiving foreign contribution. They are receiving foreign contribution from foreign source. I repeat, they are receiving foreign contribution from foreign source. ठीक है, और जब भी इंडिया में कोई पार्टी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है फॉरेन सोर्स से, तो कौन सा एक्ट पिक्चर में आ जाता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 पिक्चर में आ जाता है. ठीक है, आई रिपीट, कौन सा एक्ट पिक्चर में आता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 पिक्चर में आ जाता है. ठीक है, कब? जब फॉरेन सोर्स मतलब इंडिया छोड़ के बाकी कहीं से भी कोई भी कर रहा है. इंडिया छोड़कर बाकी कहीं से भी अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्या कर रहा है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन कर रहा है. किसको कर रहा है? इंडियन पार्टीज को. तो ये एक्ट पिक्चर में आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब जब मैं बोलता हूं इंडियन पार्टी को, तो सेक्शन 3 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2002 प्रोहिबिटेड पर्संस की बात करता है. आई रिपीट, ये किसकी बात करता है बेटा? प्रोहिबिटेड पर्संस की बात करता है. यानी कौन कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ठीक है, चैप्टर का लॉजिक समझना, चैप्टर क्यों बना ये समझना. ठीक है, इंडिया में इलेक्शन कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? इंडिया में इलेक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है अपना? दैट इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड मैनर. हाँ जी, इलेक्शन कैसा होना चाहिए? फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड मैनर में होना चाहिए. ये थियरी लिखा हुआ है. ये क्या लिखा हुआ है? थियरी लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? कि इलेक्शन कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए. ठीक है, ये लोगों ने क्या लिखा है? लिखकर यहां पर अपने को दे दिया. ठीक है जी, हमको मालूम है कि इलेक्शन कैसा होना चाहिए? फेयर, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड होना चाहिए. अब होता क्या पता है क्या बेटा? इलेक्शन लड़ने के लिए क्या चाहिए? इलेक्शन लड़ने के लिए क्या चाहिए? इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए पैसा. इलेक्शन लड़ने के लिए क्या चाहिए? पैसा. अब इंडिया में पैसों का कमी है क्या? इंडिया में पैसों का कमी है क्या? नहीं. अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको ऑनेस्टली इलेक्शन लड़ना है तो पैसे की क्या जरूरत है? अगर आपने पास्ट में अच्छा काम किया होगा या फिर आप एक अच्छे इंसान हो तो यू विल ऑटोमेटिकली बी इलेक्टेड इन द इलेक्शंस. बट आपको तो पता है इंडिया है, वोटर्स को खरीदा जाता है, पार्टीज क्या क्या फायदा पहुंचा देती है. इलेक्शन आता है ना, जब इलेक्शन आता है तब गरीब के घर पे भी खाना पहुंचना चालू हो जाता है. हाँ जी, जैसे इलेक्शन खत्म, गरीब वापस से अपने जगह पर पहुंच जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता. ठीक है, तो यस, इलेक्शन कराने के लिए पैसा चाहिए. क्या चाहिए? पैसा. अब ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? ये जो इंडियन पॉलिटिकल कैंडिडेट, सपोज मिस्टर एक्स इंडिया में है. मिस्टर एक्स क्या है? इंडिया में है. वो इलेक्शन के लिए खड़ा है. इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, दोस्तों क्या किया? पैसा कहां से मांगा? फॉरेन सोर्स से. और फॉरेन सोर्स ने भी क्या किया? मिस्टर एक्स को पैसा दे दिया. फॉरेन सोर्स ने भी क्या किया? फॉरेन सोर्स मतलब कोई भी हो सकता है, फॉरेन रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी, फॉरेन पर्सन, फॉरेन पार्टनरशिप फर्म, फॉरेन एलएलपी, कोई भी हो सकता है. ठीक है, उन्होंने क्या किया? मिस्टर एक्स को पैसा दे दिया.
हाँ जी, मिस्टर एक्स को क्या दे दिया, पैसा दे दिया। अब मिस्टर एक्स ने वो पैसा यूज किया और वो पैसा क्या किया, यूज करके इलेक्शन जीत गया। अब इलेक्शन जीत गया तो मिस्टर एक्स पावर में आ गया, इलेक्शन जीत गया तो मिस्टर एक्स क्या हो गया, पावर में आ गया। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिया था सपोज एक्स वाई जेड कंपनी, किसने दिया था, एक्स वाई जेड कंपनी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिया था। अब आपको समझेगा, देखो अभी तो मैंने आपको बताया ना फॉरेन सोर्स से, फॉरेन से पैसा लिया, फॉरेन से पैसा लेके इलेक्शन लड़ा, तो आप लोग बोलते रहोगे इसमें गलत क्या है, पैसा ही तो लिया है और इलेक्शन तो लड़ा, इसमें गलत क्या है, तो गलत ये है, आगे समझेगा आपको। देखो एक्स वाई जेड कंपनी ने मिस्टर एक्स को पैसा दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, दैट मीन मिस्टर एक्स इज इंडेप्टेड, यानी कर्जदार है किसका, एक्स वाई जेड कंपनी का। और फ्यूचर में एक्स वाई जेड कंपनी को इंडिया में अपना प्लांट खोलना है। कहां प्लांट खोलेंगे लोग, जहां पर मिस्टर एक्स इंचार्ज है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कंपनी आती है, मिस्टर एक्स को फोन करती है, बोलती है मिस्टर एक्स वी वांट टू ओपन अ बिजनेस और कंपनी इन इंडिया। तो मिस्टर एक्स चालू हो जाता है, ठीक है यार आपको अगर कंपनी खोलना है तो जाओ एमसी के पास जाओ, आरओसी के पास जाओ, कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, ये अप्रूवल लो, वो अप्रूवल लो, कंपनी बन जाएगी। एक्स वाई जेड कंपनी बोलता है फोन रख, तेरे को मैंने इतना पैसा दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या तेरे को मैंने ये इतना पैसा ये सब सुनने के लिए दिया था कि ये अप्रूवल लेना है वो अप्रूवल लेना है, तेरे को मैंने इतना पैसा दिया था कि मेरे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता चलेगा, और तू मेरे को बता रहा है कि तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है। तूने हमसे पैसे खाए ना इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हमारा सुन। तो अगर ऐसा होगा तो इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है या उनके लीडर है जिन्होंने भी फॉरेन से पैसा लिया होगा, तो उनको फॉरेनर्स का सुनना पड़ेगा। तो ये अपने पॉलिटिकल लीडर्स अपने कंट्री को चलाएंगे, फॉरेनर्स का सुन के उनकी कंट्री को बेनिफिट पहुंचाएंगे, समझ रहा है। तो ऐसे ही लोग फायदा उठाएंगे पैसा देके, और फॉरेन कंट्री में तो बहुत पैसा है, वो लोग पैसा देंगे और फायदा उठाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को हम रेगुलेट करेंगे। देखो प्रोहिबिट नहीं करेंगे, रेगुलेट करेंगे। जैसे मिस्टर एक्स कौन था, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ठीक है। मिस्टर एक्स कौन था बेटा, मिस्टर एक्स वॉज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, सही बोल रहा हूं है ना। मिस्टर एक्स क्या था, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट था। अब मिस्टर एक्स इलेक्शन के लिए कैंडिडेट है तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो कहना है सेक्शन 3 के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड पर्सन है। सेक्शन 3 के हिसाब से क्या है, वो प्रोहिबिटेड। अभी हमने बताया ना आपको कि सेक्शन 3 में लिखा है कि कौन कौन इंसान फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो सेक्शन 3 क्या बोला है, प्रोहिबिटेड पर्सन का बात करो। लेकिन आप बात समझना, मेरा एक एनजीओ है, एनजीओ है, वो एनजीओ क्या करता है, वो एनजीओ इंडिया में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करता है, और उसको अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है, उसको अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है फॉरेन सोर्स से, तो क्या वो कर सकता है, द आंसर इज यस, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस लगेगा। क्या लगेगा बेटा, टर्म्स एंड कंडीशंस लगेगा, आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप क्या कर सकते हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हो। Yes, people. If you are following terms and conditions, you can easily, I repeat, you can easily look forward to it. ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है, फॉरेन सोर्स, आई रिपीट, क्या बोला है बेटा, फॉरेन सोर्स है। अगर एनजीओ वगैरह को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है तो वो ले सकते हैं, लेकिन उनको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि सेक्शन 3 में जिनका नाम लिया गया है वो लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना अलाउ किया गया है। क्यों, क्योंकि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन वगैरह क्या करेंगे, ये लोग पैसा रिसीव कर लेंगे फॉरेन से, और इलेक्शन में अनएथिकल मैनर से यूज करके इलेक्शन जीतने का कोशिश करेंगे, इसके लिए उनको मना किया गया। और भी लिस्ट है सेक्शन 3 में, मैं बताऊंगा चैप्टर चालू होने के बाद। बट मैं एक पॉलिटिशियन हूं, और मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। मैं एक पॉलिटिशियन हूं बेटा, ठीक है। क्या बोला मैंने, मैं एक पॉलिटिशियन हूं और मेरा क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करके मैंने यूएसए से कुछ पैसे कमाए हैं। क्या किए, पैसे कमाए हैं, यानी अर्निंग्स किया है। तो क्या एक पॉलिटिशियन अपने बिजनेस का अर्निंग्स इंडिया में नहीं ले सकता क्या एक पॉलिटिशियन अपने बिजनेस का अर्निंग इंडिया में नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, बिकॉज वो उसका अर्निंग है, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। बेटा बात समझो, कॉन्ट्रीब्यूशन
और अर्निंग्स में डिफरेंस होता है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन और अर्निंग्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब जो मुझे फोकट में मिला है बिना कुछ किए, और अर्निंग्स मतलब मैंने उधर गुड सप्लाई किया है, मैंने वहां मेहनत किया तब जाके मुझे पैसे मिले। ठीक है, तो यहां पर इस एक्ट में अर्निंग्स को लेने से मना नहीं किया। आपको अर्निंग देना है, लो, आप क्या करो, फेमा के रूल्स को फॉलो करो, आप लोग फॉरेन से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंट्रीब्यूशन लेना तो आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे मैं एक पॉलिटिशियन हूं, अब मुझे यूएसए के एक यूनिवर्सिटी या फिर यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे एक सेमिनार के लिए बुलाया, बोला सर आपको इस सेमिनार में बोलना है, ये टॉपिक पर बात करनी है आपको, और मैं वहां पर बात किया, उसके बदले उन्होंने मुझे 500 पाउंड्स का पेमेंट किया। तो ये क्या है बेटा, ये फॉरेन अर्निंग्स है, मेरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। और ये एक्ट बेटा, एक्ट किसकी बात करता है, एक्ट बात करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, एक्ट फॉरेन अर्निंग्स की बात करता नहीं है। और अगर आपको फॉरेन अर्निंग्स का बात करना है तो आप फेमा का कंप्लायंसेस करो, यहां पर मत। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुम लोगों को? ठीक है, तो इस एक्ट में बेसिकली क्या बोला गया है कि इलेक्शन के लिए झोल हो सकता है, इसके लिए फॉरेन से पैसा मत। और अगर आपको फॉरेन से पैसा लेना है लेजिटिमेट यानी लीगल यानी प्रॉपर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, तो हम आपको अलाउ करेंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो हम आपको एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने नहीं देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अगेन एक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करता है, एक्ट फॉरेन अर्निंग्स की बात करता नहीं है। ठीक है, आ जाओ, 9 पेज का सिर्फ नोट्स है, बहुत सिंपल है, आ जाना यहाँ पर। ठीक है, अब एसोसिएशन मतलब क्या, एसोसिएशन मतलब जो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब कंपनीज को भी यहाँ पर एसोसिएशन माना गया है और पार्टनरशिप फर्म को भी यहाँ पर एसोसिएशन माना गया है। इनफैक्ट सोसाइटीज को भी एसोसिएशन माना गया है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको भी क्या माना गया है, एसोसिएशन। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कोई भी लॉ पढ़ो, आप रैंडमली कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, वहां पर डेफिनेटली डेफिनेशंस होंगे। तो स्टार्टिंग में तो डेफिनेशन पढ़ना ही होगा। फिर कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जो इलेक्शन के लिए खड़ा है अपने रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर से। फिर एक होता है फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी क्या होता है, जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है, जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुआ है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ और इंडिया में बिजनेस कर रहा है या नहीं भी कर रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो फॉरेन कंपनी है। तो ऐसा कंपनी जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेट हुआ है, एंड इंक्लूड्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर 591 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अब फॉरेन कंपनी ना बेटा, फॉरेन कंपनी पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, तो उसके अंदर वो डिफाइन थी सेक्शन 591 में। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में फॉरेन कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये लोग ने क्या बोला है, 591 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। क्यों पता है क्या, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एक्ट 2010 में आया, और 2010 में जब ये एक्ट आया तब कौन सा लॉ चल रहा था, कंपनीज एक्ट 9, इसके लिए लोग ने 591 लिया। सो कहना है यहाँ पर 591, इसका मतलब ही यही है कि हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 का बात कर रहे हैं, क्योंकि अब 56 तो रहा नहीं। ठीक है, या फिर कंपनी, ऐसा कंपनी फॉरेन कंपनी का सब्सिडरी इंडिया में, फॉरेन कंपनी को सपोज अमेजन वगैरह, उसने इंडिया में सब्सिडरी खोला है, तो उनकी आपका फॉरेन कंपनी का ऑफिस भी कहाँ है, फॉरेन। या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है बेटा, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब ऐसा कॉर्पोरेशन जो एक से ज्यादा टेरिटरी में ऑपरेट कर रहा है, तो उसको मैं क्या बुलाऊंगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बुलाऊंगा। ठीक है, अब जिसका आप लोगों को इंतजार था फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, जिसका आप लोग को इंतजार था फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एच बात करता है that foreign contribution means DDT from foreign sources of ACS. I repeat, DDT from foreign sources of ACS. अब DDT क्या है, डिलीवरी डोनेशन ट्रांसफर या डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर फ्रॉम फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स मतलब कहीं बाहर से पैसा आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्या है अपने को, या तो आर्टिकल मिल रहा है, या तो करेंसी मिल रहा है, या तो सिक्योरिटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आर्टिकल, करेंसी या आर्टिकल मतलब कोई सामान वगैरह, जैसे डायमंड वगैरह जो प्रीशियस है, उसको भी बेच के आप कैश में कन्वर्ट करके इंडिया में इलेक्शंस कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आपको करेंसी यानी कैश मिल रहा है, या तो सिक्योरिटी जिसको बेचकर आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्शन में पैसा यूज कर सकते हो। तो इसके लिए क्या बोला गया, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज DTT फ्रॉम फॉरेन सोर्स ऑफ ACS, वो क्या हो जाएगा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर है ना। अब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या, ये बच्चा, हॉस्पिटैलिटी मतलब सर्विसेज,
हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है? सर्विसेज। अब फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 6, बताऊंगा आगे चल के, डोंट वरी, ठीक है। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मतलब फॉरेन सोर्स से, आई रिपीट, फॉरेन सोर्स से आपको सर्विसेज मिल रहा है। काय का सर्विसेज सर? जैसे फ्री बोर्डिंग, फ्री में रहना देना, लॉजिंग करना, ट्रांसपोर्ट या मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको बोला जाता है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। आज यहां पर आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखो ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन से? एक है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, एक है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का, और एक है फॉरेन सोर्स का, ठीक है। अब फॉरेन सोर्स क्या है? तो गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट अपना है ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो लोग ने ना ही फॉरेन कंपनी बोला है, ना ही फॉरेन पर्सन बोला है, ना ही वो लोग ने फॉरेन सिटीजन बोला है, ना ही वो लोग ने फॉरेन का सोल प्रोडक्ट बोला है। दे हैव जनरली सेड दैट फॉरेन सोर्स। बेटा फॉरेन सोर्स में सब लोग आ जाएंगे, सब लोग, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटीज, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, फॉरेन सिटीजन्स, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सेट्रा, सारे लोग किधर आ जाएंगे? फॉरेन सोर्सेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना स्मार्ट बन रहा है, गवर्नमेंट अपने साथ खेल रहा है। गवर्नमेंट बोलता है हम फॉरेन सोर्सेज का मतलब बताएंगे तुमको। तो फॉरेन सोर्स का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? तो देखो लिखा है फॉरेन का गवर्नमेंट, पहला क्या लिखा है? फॉरेन गवर्नमेंट। दूसरा लिखा है इंटरनेशनल एजेंसी, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर फॉरेन कंपनी, फॉरेन का कंपनी ये भी फॉरेन सोर्स है। या फिर कॉर्पोरेशन जो फॉरेन कंपनी नहीं है बट बाहर कॉर्पोरेशन है, जैसे इंडिया में कैसा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे फॉरेन में भी कुछ कॉर्पोरेशन हो सकता है, तो वहां का फॉरेन का कॉर्पोरेशन भी फॉरेन सोर्स है, ठीक है। फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में MNC का बात हो रहा है, ये भी क्या है? फॉरेन सोर्स है। या फिर ऐसा कंपनी जिसमें मोर देन वन हाफ मतलब मोर देन 50%, हाँ जी, मोर देन वन हाफ मतलब क्या होता है? मोर देन 50% शेयर्स कौन होल्ड कर रहा है? फॉरेन का गवर्नमेंट या फॉरेन का सिटीजन्स या कॉर्पोरेशन या ट्रस्ट या फॉरेन कंपनी। जैसे इंडिया में कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल इंडिया में कंपनी है XYZ लिमिटेड, अब इस कंपनी का कैपिटल 100 करोड़ है, इसका इसमें से 60 करोड़ किसके पास है? फॉरेन के गवर्नमेंट के पास है, या फॉरेन कंपनी के पास है, या फॉरेन के कॉर्पोरेशन के पास, या फॉरेन के ट्रस्ट के पास, किसी के भी पास है, या तो सिंगल है या तो जॉइंट है। जैसे 30% गवर्नमेंट के पास है फॉरेन के, और 30% फॉरेन की कंपनी के पास, तो भी इस XYZ लिमिटेड को क्या बुलाया जाएगा? फॉरेन सोर्स बुलाया जाएगा। आई रिपीट, XYZ को क्या बुलाया जाएगा? फॉरेन सोर्स बुलाया जाएगा। या फिर ट्रेड यूनियन जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, या फिर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो भी चलेगा बट फॉरेन का होना चाहिए, ठीक है। फिर फॉरेन ट्रस्ट, फॉरेन सोसाइटी और सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। सो दीज आर द डेफिनेशन, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन सोर्स। कौन कौन फॉरेन सोर्स में आता है? फॉरेन का गवर्नमेंट आता है, इंटरनेशनल एजेंसीज आती है, फॉरेन कंपनी आती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आती है, फिर फॉरेन कॉर्पोरेशंस आती है, फिर ऐसे कंपनीज में मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट किसका है? इंडियन के फॉरेन के गवर्नमेंट का है, ट्रस्ट का है, सोसाइटीज का है एक्सेट्रा। फिर नीचे ट्रस्ट आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगा, फॉरेन सिटीजन आ जाएंगे। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब फॉरेन सोर्स है, ठीक है। तो जब भी आप लोग को इन लोगों से, ठीक है, इन्हीं लोगों से जब भी आपको मिलेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? DDT फ्रॉम FS फ्रॉम ACS इन द फॉर्म ऑफ ACS, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर फ्रॉम फॉरेन सोर्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल करेंसी एंड सिक्योरिटीज कॉल्ड एज व्हाट? फॉरेन कंट्रीब्यूशन, करेक्ट है। फिर लिखा पॉलिटिकल पार्टी। अब इनसे जब पॉलिटिकल पार्टी का मतलब पूछा गया तो ये लोग ने क्या बोला? इधर आओ, हम तुमको पॉलिटिकल पार्टी का मतलब बताएंगे। और इन्होंने हमको भेज दिया इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन, अलॉटमेंट ऐसे एक्ट, या फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के पास भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग को? ये लोग ने भेज दिया, बोला जाओ उनसे पूछ लो, हम आपको पॉलिटिकल पार्टी का मतलब नहीं बताएंगे, ठीक है। ठीक है, अब क्योंकि अपना ये एक्ट का नाम क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, तो दे विल नेवर आस्क यू दैट व्हाट इज फॉरेन, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है? प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 3, यानी ये 9 लोग है ना, ये 9 लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्रोहिबिट किया गया। प्रोहिबिट मतलब तुम कुछ भी कर लो, तुम गवर्नमेंट के सामने जाओ, वहां पर मर जाओ, उनके सामने कितना भी हाथ पैर जोड़ लो, आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मतलब नहीं एक्सेप्ट करने दिया जाएगा। और आप लोग कौन हो? यू आर कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, यानी जो इलेक्शन के लिए खड़ा है,
या फिर आप न्यूज़पेपर कंपनी हो या न्यूज़पेपर के करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर या पब्लिशर हो। यानी जो न्यूज़पेपर की जो कार्टूनिस्ट है, जो कॉलम लिखते हैं, जो पब्लिश करते हैं, वो लोग भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर गवर्नमेंट के जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉइज, एंटिटी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ये लोग भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। पब्लिक सर्वेंट भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यानी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। पॉलिटिकल पार्टी और उनके ऑफिस बेरर जैसे सोनिया गांधी, कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, ये लोग भी क्या कर सकते हैं? ये लोग भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है नहीं लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जैसे काम करता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर में मैं नाम लेना चाहूंगा आरएसएस का, राष्ट्रीय सेवा संघ। अब ये लोग क्या है? ये लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बट देयर आइडियोलॉजी इज लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। करेक्ट। फिर यहाँ पर 8 और 9 पॉइंट बात किया है न्यूज चैनल्स, न्यूज चैनल की कंपनीज और उनके एडिटर, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एसोसिएशन ऑफ कंपनीज एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये सब लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दे आर प्रोहिबिटेड। दे आर व्हाट? प्रोहिबिटेड। वापस से बोलना चाहूंगा, जो इलेक्शन के लिए खड़ा है, न्यूज़पेपर कंपनीज, उनके कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट वगैरह, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के जज वगैरह, फिर पब्लिक सर्वेंट वगैरह, फिर पॉलिटिकल पार्टीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, न्यूज चैनल्स एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन 3 में बोला गया। लेकिन अब आप लोग गवर्नमेंट को शायद उल्लू बनाने का कोशिश करो। जैसे सेक्शन 3 में लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड पर्सन। सेक्शन 3 में क्या है? लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड पर्सन। जरा एक बार देखिए, अपने को लिस्ट याद है कि नहीं? ठीक है, क्या लिखा है देखो। पहले लिखा था कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वापस से बता दो। ठीक है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। ठीक है। सेकंड, आपका वहां पर लिखा गया था कि आपका न्यूज़पेपर एजेंसीज, उनके कार्टूनिस्ट, कॉलमनिस्ट, वो सब है, वो पूरा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है। फिर थर्ड लिखा था गवर्नमेंट जज, गवर्नमेंट एंटिटीज वगैरह, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओ। ठीक है। फिर फोर्थ लिखा था आपका पब्लिक सर्वेंट। क्या लिखा था बेटा? पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। फिर फिफ्थ लिखा था आपका पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर ऑफिस बेरर्स। सिक्स लिखा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। क्या लिखा था? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। अच्छा, 7 पॉइंट लिखा था ऑर्गेनाइजेशन विच इज लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी बट दे आर नॉट एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। 8 और 9 बात करता है न्यूज चैनल्स का। ठीक है। सो दे आर व्हाट? प्रोहिबिटेड। अब मैं इनको ना अभी से प्रोहिबिटेड पर्सन बुलाऊंगा। मैं इनको अभी से क्या बुलाऊंगा? प्रोहिबिटेड पर्सन। नाउ, कैन प्रोहिबिट पर्सन डायरेक्टली एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन? द आंसर इज नो। बट व्हाट इफ ये लोग डायरेक्टली एक्सेप्ट ना करें? जैसे सपोज मोदी जी है, मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मोदी जी खुद तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो बोलते हैं अमित सर एक काम करो, अमित सर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर लो, फॉरेन सोर्स से आप क्या करो? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर लो और एक्सेप्ट करके मेरे को दे दो। तो ये भी नहीं चलेगा, मैं भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मतलब एनी पर्सन कैन नॉट accept foreign contribution if that person is accepting foreign contribution on behalf of prohibited person. correct? अच्छा, चलो सपोज मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मैं मोदी जी से मिला हुआ, तो मैं भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मोदी जी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूं? मैं अपने एक स्टूडेंट, सपोज मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने आपको बोला कि आप क्या करो, आप ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना, आप मुझे दो, मैं मोदी जी को दे दूंगा। तो यहाँ पर मोदी जी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकता और आप भी नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर 2 लेयर को कवर कर लिया गया। समझ रहे हो? तो कोई भी इंसान ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकता है, ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिलीवर कर सकता है, जब उसको मालूम है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड पर्सन के पास जाने वाला। आई रिपीट, उसको मालूम होना चाहिए। अगर उसको मालूम नहीं तो आप क्या ही कर सकते हो फिर? समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो ये लिखा है वहां पर, ये ऑन बिहाफ वाला ये है। लेकिन अब क्या लिखा है? सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9 बोला गया है कि हम यहाँ पर प्रोहिबिट करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से। यस,
हम आपको प्रोहिबिट करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने से। क्यों? बिकॉज हमको लगता है कि आप कहीं ना कहीं कंट्री को नुकसान पहुंचा सकते हो, आप कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करोगे, आप कहीं ना कहीं सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट काम करोगे, तो यहां पर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान देना। ठीक है, प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब प्रोहिबिशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने का 2 सेक्शन बने। ठीक है, एक लिखा है सेक्शन नंबर 3 में और एक लिखा है सेक्शन नंबर 9 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 9 में स्पेसिफिक पर्संस का लिस्ट दे दिया गया है। ठीक है, स्पेसिफिक पीपल हैव बीन लिस्टेड आउट, स्पेसिफिक पीपल हैव बीन लिस्टेड आउट, यानी अपने को क्लियरली पता है कि ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 9 में किनको कवर किया है? पर्सन्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 3। क्या बोला? पर्सन्स हु आर नॉट covered under section 3. I repeat once again, persons who are not covered under section 3 are basically those persons who are prohibited in section 9. यानी जिनको सेक्शन 3 में कवर नहीं किया गया है, गवर्नमेंट ने उनको कहां कवर कर लिया है? सेक्शन 9 में कवर कर लिया है। जैसे सेक्शन 3 में देखो, हम लोग ने आपको 9 पॉइंट्स बताया, वो 9 पॉइंट्स वाले फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 9 में हम आपको बता रहे हैं कि जो सेक्शन 3 में कवर्ड नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 3 में कवर्ड है उनके लिए तो अलग से सेक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं। तो जो सेक्शन 3 में कवर्ड नहीं है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, अगर उनके अलावा भी कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करके झोल या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेक्शन 9 में उनको भी प्रोहिबिट किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा, सेक्शन 3 में वो लोग हैं जो सेक्शन 9 में वो लोग हैं जो सेक्शन 3 में कवर्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो ये लोग प्रोहिबिट कर देंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फिर वो लोग बोलेंगे अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना तो आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, और रजिस्ट्रेशन किसको अलाउ किया जाएगा? जैसे एनजीओज, एनपीओज वगैरह को, जो अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अच्छा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिट कब किया जाएगा आपको? जब आप पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप इंडिया के फ्रीडम के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप फ्रीडम टू लेजिस्लेट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने दिया जाएगा नहीं। क्लियर है? ये था सेक्शन 3 और सेक्शन 9। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है कहां-कहां सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होता। दैट मींस ये केसेस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। कब? जब मैं पैसा रिसीव कर रहा हूं फॉरेन से बाय वे ऑफ सैलरी। अरे भाई, अगर मैं फॉरेन से पैसा रिसीव कर रहा हूं बाय वे ऑफ सैलरी, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, फॉरेन अर्निंग्स है। या फिर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ फॉर एनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी अर्निंग्स है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। या फिर मैं एजेंट था गवर्नमेंट का, बाहर जाके मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किया और मैंने पैसा कमाया, तो दैट इज आल्सो नॉट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, दैट इज फॉरेन अर्निंग्स। फिर मुझे गिफ्ट मिला है बाहर से, या मुझे मेरे रिलेटिव से पैसा मिला है, या फिर मुझे कंट्रीब्यूशन मिला है फेमा के हिसाब से, या फिर मेरे को बाहर से स्कॉलरशिप मिला है, बाहर से स्टाइपेंड मिलता है। तो देखो ये सारा चीज है ना, अर्निंग्स है, कंट्रीब्यूशन नहीं। तो इसके लिए सेक्शन 3 में कवर्ड नहीं होता, और ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में अप्लाई नहीं है। क्लियर है? जैसे एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, उसका रिलेटिव है फॉरेन में, वो अगर उसको पैसा देना चाहता है, ठीक है, अब उसका भी टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना पैसा दे सकता है, क्या दे सकता है, तो अगर वो देना चाहेगा तो चलेगा। या फिर मैं पॉलिटिशियन हूं और मैं सेम टाइम पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूं, मुझे वहां से स्कॉलरशिप मिला, पैसा मिल रहा है, तो भी चलेगा, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट लिखा है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जैसा है, जैसे आरएसएस, तो अपना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भी प्रोहिबिट कर सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से। ठीक है, फिर क्या लिखा है? रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटलिटी। अब जब भी मैं बात करता हूं हॉस्पिटैलिटी की, आई मीन सर्विसेज। हाँ जी, जब भी मैं बात कर रहा हूं हॉस्पिटैलिटी की, तो मेरा मतलब क्या इससे? सर्विसेज। ठीक है, तो अब देखो, अगर इंडिया का मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे अगर इंडिया का कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर, या फिर ऑफिस बेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, या फिर जज या गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी बॉडी कॉर्पोरेट ओन्ड बाय गवर्नमेंट,
बेसिकली अगर गवर्नमेंट के लोग गवर्नमेंट के काम से फॉरेन जा रहे हैं तो उनका अरेंजमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? गवर्नमेंट का, बराबर ना? उनका अरेंजमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो अगर गवर्नमेंट ने आपके लिए सब कुछ इंतजाम कर रखा है तो आप फॉरेन से हॉस्पिटैलिटी क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? आप फॉरेन सोर्स से फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? तो वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आई रिपीट, आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर मैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं या गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं, जो भी हूं, और मैं अगर फॉरेन जा रहा हूं और मुझे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी चाहिए तो मैं ले सकता हूं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के। लेकिन कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं। जैसे मैं फॉरेन गया था, मैं कार ड्राइव कर रहा था, ठीक है, मुझे दूसरे कार वाले ने ठोक दिया। अब मुझे कार वाले ने ठोक दिया, अब मैं रास्ते पे पड़ा हूं, जमीन पर मरने की हालत में हूं, तो उन लोग, वहां के लोग मुझे हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा? नहीं 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 नहीं, पहला मुझे मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने दो कि मैं फॉरेन जाऊं या नहीं, आप लोगों से फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करूं या ना करूं, या आप लोगों का मेडिकल सर्विसेज एक्सेप्ट करूं या ना करूं। ऐसा होगा या हम डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे? कहना से हम डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इमरजेंसी के केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये चीज थी और ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा हमने किया, ठीक है। फिर लिखा प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन, ठीक है। अब सपोज मैं हूं मिस्टर ए, मेरे को गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ किया, तो मैंने अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है तो मैं सिर्फ अपने काम के लिए ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज कर सकता हूं, किसी और के काम के लिए या किसी और को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। फिर मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसके लिए यूटिलाइज कर सकता हूं? उसी पर्पस के लिए जो पर्पस के लिए अलाउ किया गया है मुझे। हाँ जी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है जो पर्पस के लिए अलाउ किया गया है, ठीक है। अच्छा, उसमें से आप सपोज आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ का 20% निकाल लो, यानी मैक्सिमम 20 करोड़ रुपीस आप खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हो। आई रिपीट, मैक्सिमम 20%, यानी मैक्सिमम 20 करोड़ रुपीस आप खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जब भी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोल रहा हूं तो आपका जो भी है ना खर्चा, स्टाफ का खर्चा या मैनेजमेंट का खर्चा, उसका, ठीक है। अच्छा, अगर 20% के ऊपर आपको यूज करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है कि अगर 100 रुपए रिसीव करता है 20% खुद पर खर्चा कर सकता है, मैक्सिमम 80 रुपए कंपल्सरी पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अब आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात समझना, आपके पास ये लिमिट 50% लिखी होगी, बट रिसेंटली ये 2020 में अमेंड हो चुका है और 50% की जगह कितना हो चुका है? 20% हो चुका है, ठीक है। तो ये जो मैंने नोट्स बनाया ना, ये फुल्ली अमेंडेड है, ये पढ़ लिया तो आपको किधर और भटकने की जरूरत ही नहीं है, ना ही आपको इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट पढ़ना पड़ेगा, ना ही आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एकदम, ठीक है। फिर ये देखो क्या लिखा है, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि आपने कोई करेंसी यानी फॉरेन करेंसी रिसीव की है या इंडियन करेंसी रिसीव की है जो कि इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करती है, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करती है, तो उस केस में आपको करेंसी एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिट कर दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिशन ऑर्डर राइटिंग में इश्यू करेगा। सिंपल, यहां तक कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। चलो फिर अब देखो, अब तक मैंने क्या बताया आपको कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये नाटक है, वो नाटक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हो। आई रिपीट, अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम का है तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बात समझना, चैप्टर कैसे जा रहा है समझना, फ्लो समझना। पहले मैंने आपको कुछ डेफिनेशन सिखाया, फिर मैंने आपको बोला कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करना इन लोगों को। अब मैं बता रहा हूं जिनको एक्सेप्ट करना उनको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं रेगुलरली फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता हूं तो मैं रजिस्ट्रेशन ले लूंगा, बट मैं वंस इन अ ब्लू मून करता हूं, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल में एक बार करता हूं, तो वहां पर मैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना, अच्छा मैं क्या कर दूंगा, मैं वहां पर
वन टाइम अप्रूवल होगा एंड दैट वन टाइम अप्रूवल विल बी वैलिड फॉर वन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ओनली। ठीक है, अब अगर एक इंसान गिल्टी पाया गया, जैसे उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया गया, सर्टिफिकेट दे दिया गया, उसके बाद मालूम पड़ा कि उसने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रवेंशन किया, तो उसका सर्टिफिकेट छीन लिया जाएगा। सिंपल, ये सेक्शन 11 में लिखा है। अब सेक्शन 12 में लिखा है प्रोसीजर क्या है सर्टिफिकेट लेने का। तो आप क्या करोगे, जिसको भी रजिस्ट्रेशन चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, जो भी करेगा उसके पास 90 डेज का टाइम है, और जो भी एप्लीकेशन दे रहा है उसके पास FCRA अकाउंट होना चाहिए, यानी ऐसा अकाउंट जहां पर सारे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के पैसे रखे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर वो लोग आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं तो वो लोग आपको रीजन बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अगर RTI एक्ट 2005 के अंदर इंफॉर्मेशन देने के लिए लायबल नहीं है तो गवर्नमेंट आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, सर्टिफिकेट जो मिला है आपको वो 5 इयर्स के लिए वैलिड होगा और उसी पर्पस के लिए आप पैसे यूज कर सकते हो जिसके लिए आपको अलाउ किया गया। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए? दैट मींस हाउ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड टू यू पीपल। तो पहले जिसको भी सर्टिफिकेट मिलने वाला है ना, वो बंदा फिक्टिशियस या बेनामी नहीं होना चाहिए, यानी फेक पर्सन नहीं होना चाहिए। फिर उसके खिलाफ कभी भी केस नहीं चालू हुआ है या कभी भी उसको कन्विक्ट नहीं किया गया। किस ऑफेंस के लिए? कि वो रिलीजियस को कन्वर्ट कराता है, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में लोगों को कन्वर्ट कराता है। ठीक है, देखो ध्यान से, सपोज फॉरेनर यूके वाले हम लोग को पैसा दे रहे हैं यहाँ, और पैसा देके क्या बोलते हैं मालूम है क्या? जैसे मेरे को पैसा दिया और मेरे को बोलते हैं कि तू लोगों को कन्वर्ट करा क्रिश्चियनिटी में, लोगों को क्रिश्चियनिटी में क्या करा, कन्वर्ट। और जितने ज्यादा लोग कन्वर्ट हो गए फिर आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, इंडिया का नाम चेंज कर देंगे, यूके का कंट्रोल वापस से इंडिया में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो वो इंसान जो इंडिया में लोगों का धर्म, लोगों का रिलीजन चेंज करा रहा है और उसको उसके लिए जेल हो चुका है या उसके लिए उसके खिलाफ केस चल रहा है, तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। या फिर मैं सोसाइटी में कम्युनल टेंशन या डिसहार्मोनी क्रिएट करता हूं, यानी मैं फॉरेन से पैसा रिसीव करके इंडिया में दंगे करवाता हूं, तो मुझे फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। या फिर मैंने मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स किया, यानी फंड्स लिया था ए पर्पस के लिए, यूज किया बी पर्पस के लिए, तो ये भी नहीं चलेगा। या फिर आप लोग अपने एंड्स को अचीव करने के लिए वॉयलेंट मेथड यूज करते हैं, जैसे मेरा एनजीओ बोलता है कि इंडिया में गरीबी नहीं होनी चाहिए, तो हमारा एनजीओ क्या करता है, रात को निकलता है गाड़ी लेकर और जितने भी गरीब लोग फुटपाथ पर सोए रहते हैं सबको उड़ा देता, ना गरीब रहेंगे ना गरीब रहेगा। तो बताओ, क्या हम लोग गरीबी हटाने के लिए प्रॉपर अप्रोच रख रहे हैं या वॉयलेंट मेथड है? वॉयलेंट मेथड तो आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, या फिर आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर खुद के गेन्स, पर्सनल गेन्स के लिए या फिर मिस अनडिजायरेबल पर्पस के लिए यूज किया है तो भी नहीं चलेगा। या फिर आपने इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंट किया है या आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिट कर दिया है, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आई रिपीट, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फिर जो भी पैसा, जो भी सर्टिफिकेट लेना चाहता है रजिस्ट्रेशन का, उसके पास प्रॉपर कंफर्म चीज है कि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करेगा और उसके पास प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएगा। जैसे मैं हवा में बात नहीं करूंगा कि मैं सोसाइटी का फायदा करूंगा, सोसाइटी का फायदा करने वाला भाई, तू सोसाइटी का फायदा कैसा करने वाला है ये भी तो हमको बता। ठीक है, फिर लिखा है इन केस द पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल है तो उनके खिलाफ ना कभी केस चालू हुआ है ना वो कभी कन्विक्टेड है, ना कभी कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस के लिए, कोई भी ऑफेंस हो सकता है। और अगर जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहा है वो कंपनी है तो कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह कभी कन्विक्टेड वगैरह नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब एफ पॉइंट देखना, ये ऊपर ही पढ़ लिया था कि आप जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहे हो दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट, यानी किसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, इंडिया के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इंडिया के सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इलेक्शन के फ्रीडम्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप फॉरेन स्टेट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, रिलीजन, रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, इन लोगों के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको जब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा उससे किसी ऑफेंस का बर्थ नहीं हो रहा है, उससे किसी क्राइम को जन्म नहीं दिया जा रहा है, या फिर वो किसी के लाइफ का और सेफ्टी के लिए इंजीरियस या डेंजर नहीं है। तो अगर आप लोग ये सारा कंडीशंस फुलफिल कर दोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तक मैंने क्या बताया कि सेक्शन 11 बोलता है सर्टिफिकेट ले लो जिसको भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना, सेक्शन 12 बोलता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो, सेंट्रल गवर्नमेंट 90 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन दे देगा एंड दैट सर्टिफिकेट दे देगा, और वो सर्टिफिकेट 5 इयर्स के लिए वैलिड है। लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के लिए मुझे कुछ पापड़ मिलने पड़ेंगे, और पापड़ क्या है, ये कंडीशंस। समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, अब नेक्स्ट है सस्पेंशन। भाई साहब सस्पेंशन क्यों होगा आपका?
आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है उसमें सस्पेंशन क्यों होगा? बिकॉज आप ठीक से काम नहीं कर रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो आपके सर्टिफिकेट को सस्पेंड भी कर सकता है मैक्सिमम 180 डेज के लिए। कितने डेज के लिए करता है बेटा? मैक्सिमम 180 डेज के लिए। और जब तक आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड है आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जितना फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन यूटिलाइज नहीं किया गया उसको कौन हैंडल करेगा? सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट दे सकते तो कैंसिल भी कर सकता है। कैंसिल कब करेगा? जरा ये 5 पॉइंट ध्यान से देखना। आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन देके रजिस्ट्रेशन लिया है, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑपरेशन को फॉलो नहीं किया है, आपने पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया है, आपने इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया है, या फिर आपने कोई ऐसा काम किया, मतलब आपने सर्टिफिकेट ले लिया लेकिन 2 साल से कुछ काम ही नहीं कर रहे, यू आर डिफंक्ट, यू आर डोरमेंट, तो उस केस में आपका सर्टिफिकेट क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेट कैंसिल करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है ना। फिर क्या लिखा है देखो, सरेंडर, ये नया कंसेप्ट है, अमेंडेड है, ठीक है, पहले नहीं होगा। क्या लिखा है? सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। जैसे मेरा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने का काम हो चुका है, आई रिपीट, मेरा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने का काम क्या हो चुका है? हो चुका है। तो अब मुझे अगर ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो मैं उसको गवर्नमेंट के पास सरेंडर भी कर सकता हूँ। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे सरेंडर को एक्सेप्ट कर देगा। सिंपल ना। नेक्स्ट, जो भी इंसान सर्टिफिकेट, जिसको भी सर्टिफिकेट लेना है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए, उसको अपना आधार नंबर कंपलसरी देना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये भी नया चीज है, 12A 14A ये सब नया है। ठीक है, फिर लिखा है रिन्यूएबल। अभी देखो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो 5 साल तक वैलिड रहता है, 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो रिन्यू करवाने के लिए भी आपको एप्लीकेशन किसको करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब एप्लीकेशन मिलेगा तो वो या तो रिन्यू कर दे या तो रिन्यू ना करे। जो भी करेगा कितने के अंदर करेगा? 90 डेज के अंदर। अगेन रिन्यूअल भी कितने साल के लिए वैलिड होगा? 5 इयर्स। यानी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन में जब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 5 इयर्स के लिए मिलेगा। अगर रिन्यू करना है तो और 5 इयर्स, और एक बार रिन्यू करना है और 5 ऐसे 5 करके मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम पर 5 इयर्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट लिखा है अकाउंट्स एंड ऑडिट। यस, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जितना भी पैसा लाएगा वो एक अकाउंट डाल देगा, जो अकाउंट का नाम है FCR अकाउंट। कहां पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली वाले के पास। अब मैं अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहा हूं तो न्यू दिल्ली के ब्रांच में एक्सेप्ट करूंगा, बट मुझे पैसा मुंबई यूज करना है तो मैं मुंबई के बैंक में भी अकाउंट खोल सकता, परमिशन लेना पड़ेगा, मुंबई के बैंक से भी अकाउंट खोल सकता हूं। ठीक है, और फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो अकाउंट में आप रिसीव कर रहे हो उस अकाउंट में आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ के और कोई भी पैसा रिसीव नहीं करो। ठीक है, फिर जब भी आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जब भी आपको परमिशन मिल जाएगा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने का, तो आपको गवर्नमेंट को क्या क्या बताना है कि आपने कितना अमाउंट रिसीव किया, कौन से सोर्सेस से अमाउंट रिसीव किया, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे रिसीव किया गया था, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करने का पर्पस क्या था, ये सब भी बताना पड़ेगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट लिखा है ऑर्डर फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। हाँ जी, अगर आपका फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का जो भी नाटक चल रहा है, ठीक है, हम लोग को लग रहा है कि उसमें झोल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट भी अलाउ करेगा, ऑडिट भी ऑर्डर कर देगा। अब सवाल ये होता है कि आपने जितना फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है इसका ऑडिट करेगा कौन? तो ऑडिट करेगा ऑफिसर होल्डिंग अ ग्रुप ए पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो ग्रुप ए का पोस्ट होल्ड कर रहा है, या फिर सच अदर ऑफिसर एज सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंक फिट। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, फिर ये देखो क्या लिखा है। सपोज मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, तो क्या मैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता हूं? हाँ सर, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इलेक्शन का कैंडिडेट हूं तो क्या मैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता हूं? द आंसर इज नो। तो सपोज मुझे एक्स डे पर कैंडिडेट बनाया, तो x माइनस 180 डेज, यानी जिस दिन आपको कैंडिडेट चूज किया गया उसके 100 दिन, 180 दिन, यानी 180 डेज पहले, यानी ये पीरियड के अंदर अगर मैंने कोई भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है तो मुझे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना है कि गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए सिलेक्ट होने के पहले मैं 6 महीने तक ये कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया। ठीक है, फिर इंस्पेक्शन कब आएगा? अगेन जब आप लोग झोल कर रहे हो। ठीक है, इंस्पेक्शन कौन करेगा बेटा? इंस्पेक्शन विल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ पर्सन, और वो पर्सन कौन होगा? अगेन ग्रुप ए पोस्ट होल्ड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये लोग क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन करेंगे। देखो कितना ब्यूटीफुल लाइन है, इंस्पेक्शन कैन बी डन एट एनी रीजनेबल आवर बिफोर सनसेट एंड आफ्टर सनराइज।
सनसेट के पहले आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते और सनराइज के बाद करना है, ठीक है। यानी सीधा सीधा बोल दो ना कि दिन में आपको इंस्पेक्शन करना है, क्यों इतना घुमाना, समझ रहे हो। नेक्स्ट आपके रिकॉर्ड्स को भी सीज किया जा सकता है अगर आप झोल कर रहे हो तो। फिर एडजुडिकेशन यानी डिसीजन कौन देगा कॉन्फिस्केशन का, तो कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन मतलब नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बात करें। और अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन से कुछ नहीं हो तो आप अपील फाइल करोगे। कहाँ अपील फाइल करोगे आप लोग, तो आप लोग अपील फाइल करोगे हाई कोर्ट में। कितने टाइम के अंदर, 1 मंथ के अंदर। और सफिशिएंट कॉज है तो एक्सटेंशन में मिल सकता, ठीक है ना। पेनल्टी सेक्शन 10 में बोला गया है, अगर आप सेक्शन 10 का नॉन कंप्लायंस करते हो, ऊपर मैंने सिखाया था ना, जहां पर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो वहां पर आपको जेल हो जाएगी 3 इयर्स तक की और फाइन लग जाएगी, और जज का मूड अच्छा रहेगा तो बोथ। प्लस जो भी आपको आर्टिकल वगैरह मिला, आर्टिकल का भी वैल्यू आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। फिर अगर आप किसी को मदद करते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से तो आप जेल जाओगे कम से कम 3 मैक्सिमम 5 इयर्स, और अपर फाइन लगेगा, और जज का मूड अच्छा रहेगा तो बोथ। क्लियर, ये पेनल्टी पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर पूरा एक ही पेनल्टी है, एग्जाम में पूछ लेंगे। फिर लेगा कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफेंस। कॉम्पोजिशन मतलब सेटलमेंट करना, यानी मांडवली करना। कॉम्पोजिशन मतलब क्या करना बेटा, सेटलमेंट करना या तो मांडवली करना, ठीक है। तो अब वही ऑफेंस देखो, पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको जेल में डालने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना पैसा चाहिए। तो अगर आपने झोल किया है, आई रिपीट, अगर आपने झोल किया है and that fraud is punishable with imprisonment only। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस में पनिशमेंट क्या है कि आप पक्का जेल जाओगे, पक्का जेल जाना ही जाना है, ठीक है। तो उस केस में वो ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकते, यानी जेल जाने वाले ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकते। बट जहां पर फाइन या सिर्फ या फाइन और इम्प्रिजनमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट बोथ, यानी बीच में और है, तो वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, कंपाउंडिंग कर सकते हो। कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन दोगे कंपाउंडिंग अथॉरिटी को। एक बार कंपाउंड करा लिया तो नेक्स्ट 3 इयर्स तक वापस कंपाउंड नहीं करा सकते, और एक बार कंपाउंडिंग करा लिया तो फिर आपके खिलाफ कोई भी केस चालू होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर इस नोट पे हमारा एक छोटा सा चैप्टर और क्या हो गया, खत्म हो गया। जो चैप्टर का नाम क्या था, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। बच्चों इसको यहां से आप लोग पढ़ना, ये 9 पेजेस का नोट्स पढ़ना। फिर जेकेएससी की बुक में शायद आपको कुछ मिले क्वेश्चन आंसर, शायद क्या कंफर्म हो गए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, तो वो सॉल्व करना वहां पर, तो आपका ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडेज लेक्चर, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी क्विकली, वेरी सून। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय।